एक बार फिर सब सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी रेलवे एनटीपीसी का हाल ही में आंसर की आया है। दोस्तों उसी आंसर की के जितने भी शिफ्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं हम लोगों के पास, वो सारी शिफ्ट के पेपर पूरे 1 to 100 लेकर के सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करवाया जा रहा है। तो दोस्तों यदि आप भी रेलवे ग्रुप बी की तैयारी कर रहे हो तो आप भी हमारे इस सीरीज से साथ हमारे इस चैनल से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आपको ये वीडियो ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि जो आज यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पे 2 फरवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस शिफ्ट से रिलेटेड आप कल की डेट में मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड वीडियो पढ़ चुके हैं, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे इस शिफ्ट से रिलेटेड जितने भी जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए होंगे, उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों यदि आप भी रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो से साथ में इस सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाली एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया, कहा गया कि भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं जो भारी जल हमारा होता है नाभिकीय संयंत्र से संबंधित होता है, यानी कि नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो थर्ड पे ऐसा दिया गया है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र ये क्या होता है, भारी जल शब्द से संबंधित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और यहाँ पे कहा गया है कि यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये 2 वर्षों के लिए किया जाता है, यानी कि फिर से क्वेश्चन में देख लीजिए, कहा गया कि यूएन सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिनका या उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है। दोस्तों तो ये महासभा द्वारा उनका चुनाव कितनी अवधि के लिए करते हैं दोस्तों, तो 2 साल के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 का देखा जाए तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 4 के बाद अगर 5वां नंबर देखें तो 5वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। तो अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 18। दोस्तों इसका राइट आंसर जगह बन जाएगा हमारा अनुच्छेद 18 जो हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद उपाधियों का के अंत को सुनिश्चित करता है, यानी कि कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 5 के बाद अगर 6ठा नंबर देखा जाए तो 6ठा नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, यानी कि शॉर्ट में अगर इसे बोलें अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को, तो ISS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है। कहा गया कि यह मुख्य रूप से USA और चीन द्वारा बनाया गया है। फिर कहा गया कि इसके 2050 तक संचालन में आ जाने की उम्मीद है। यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। केवल USA और चीन के अंतरिक्ष यात्रियों को ही ISS में जाने की अनुमति होगी। तो दोस्तों ये जो बात कही गई ये तो गलत कही गई है। ये जो यहाँ पे कहा गया ये पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो यहाँ पे और भी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों वो तुम्हारे रंग हो जाएंगे। कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों वो कथन हो जाएगा यह पृथ्वी के निचली कक्षा में स्थित है, इसलिए ये कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 6 के बाद अगर नंबर देखें 7वां नंबर, तो 7वां नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था। तो दोस्तों 31 दिसंबर 1947 यानी कि 1947 में भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था दोस्तों, तो वो संयुक्त प्रांत था, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ऑप्शन में दिए जाएंगे दोस्तों आपको मद्रास, बम्बई, पश्चिम बंगाल और संयुक्त प्रांत। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों संयुक्त प्रांत हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 7 के बाद अगर देखा जाए 8 नंबर, तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, दोस्तों कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है पहला अधिवेशन 1886 में आयोजित किया गया था, ठीक है। फिर कहा गया कि इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था दोस्तों, तो आपको बता दूं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में
ये 1885 है लिखा दोस्तों, ये 86 नहीं है, ये 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन पूरे भारत देश के कौन से शहर में किया गया था दोस्तों, तो वो है मुंबई, यानी कि मुंबई हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि 8 का देखा जाए तो थर्ड के साथ क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 8 के बाद अगर 11 नंबर देखा जाए तो 11 नंबर में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा फसलों में 2019 से 20 के दौरान भारत में उनके उत्पादन के सही अवरोही क्रम के अनुसार दर्शाता है। यानी हमको ये बात बताना है कि सन 2019 से लेकर के 20 तक में भारत में जो उत्पादन है, यानी कि जो फसलों के उत्पादन है, उनका सही क्रम क्या है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि भारत में सबसे पहले सबसे ज़्यादा यहाँ पे चावल उत्पादित होता है, उसके बाद गेहूं उत्पादन हुआ है, फिर मोटे अनाज। मोटे अनाज में जैसे दोस्तों क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बाजरा हो गया, यहाँ पे बाजरा, और यहाँ पे फिर मक्का हो गया, और फिर यहाँ पे दाल से रिलेटेड हो गया, मक्का, बाजरा, दालें, और ये सारी चीज़ें, मक्का, बाजरा, दालें, और ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, मोटे अनाज के तौर पे आ जाएंगी। और अच्छा, ये दालें हमारा शब्द लास्ट में दिया गया है, तो ये दालें हमारा लास्ट में हो जाएगा। मोटे अनाज मक्का, बाजार, ज्वार, ये सारी चीज़ें आती हैं दोस्तों, ठीक है। ये आपका हो गया मोटे अनाज के बारे में। तो यानी कि देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 11 का फोर्थ के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। फिर से आप लोग जान लीजिए कि जो 19-20 में सबसे ज़्यादा क्या चावल उत्पादित हुआ अपने भारत देश में, फिर उसके बाद गेहूं हुआ है दोस्तों, फिर हुआ है मोटे अनाज। तो मोटे अनाज में दोस्तों अगर आप जाने तो क्या क्या आता है, मैंने भी बताया आपको। मोटे अनाज में आ जाएगा आपका मक्का आ जाएगा, मक्का के बाद ज्वार आ जाएगा, अब दोस्तों ज्वार के बाद जौ आ जाएगा, जौ के बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो बाजरा आ जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मोटे अनाज में आती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद दोस्तों दालें हुई हैं, यानी कि दालें हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कहा गया किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुड़ी नामक छोटे से गाँव की परिकल्पना की थी, ये कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, कहा गया कि आर.के. नारायण, वी.वी. क्रांत और गिरीश कर्नाड, यू.आर. अनंत मूर्ति ने। तो आपको दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि आर.के. नारायण हो जाएगा। यानी कहा गया है कि किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुड़ी नामक छोटे से गाँव की परिकल्पना की है। तो यानी कि वो है कौन, आर.के. नारायण जी हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे फर्स्ट के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर, और 16 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं कि आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस जो हमारी होती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड होती हैं। आउटपुट डिवाइस से क्या होती हैं, जो हमारे कंप्यूटर से बाहर निकल करके आती हैं उनको आउटपुट डिवाइस बोला जाता है, और जो कंप्यूटर के अंदर जाती हैं उनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब जैसे दोस्तों देख लीजिए, आपको यहाँ पूछा गया आउटपुट डिवाइस नहीं है, हमको ये बात बताना है कि आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे जो मॉनिटर शब्द दिया गया है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और स्कैनर जो है दोस्तों, क्योंकि मॉनिटर जो होता है यानी कि जो सीपीयू से जो भी हमारा वीजीए केबल के थ्रू जो भी डाटा दिखता है तो हमारा मॉनिटर पे दिखता है, इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का आउटपुट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको बताना कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, यहाँ पे स्कैनर जो हो जाएगा। स्कैनर कोई चीज़ क्या होती है कि स्कैन करके वो कंप्यूटर के अंदर ले जाती है, यानी कि अंदर ले जाने का काम किया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्कैनर शब्द हमारा क्या है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा ये क्या है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। ये क्या है, फिर क्या है दोस्तों, ये इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके थ्रू डाटा हमारा अंदर जाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा स्कैनर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंटर से भी दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ को प्रिंट आउट निकाल के बाहर निकाल लेते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस ये है। और स्पीकर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो कुल मिला के यहाँ पे पूछा गया है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, वो कौन नहीं है, स्कैनर नहीं है हमारा। स्कैनर क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, 16 का सेकंड के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 16 के बाद अगर 17 नंबर देखा जाए तो 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम्स को जोड़ने का काम करता है। राष्ट्रीय बैंकिंग एवं प्रबंधन संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम, भारतीय रिजर्व बैंक, फिर अगला कहा गया भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। दोस्तों को बता दूं कि जो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम
वो जोड़ने का काम करता है। जो एटीएम मशीन होती हैं उनको जोड़ने का काम कौन करता है दोस्तों? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का सेकंड के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर से आप लोग समझ लीजिएगा दोस्तों, एटीएम जोड़ने का काम कौन करता है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम करता है। यानी कि 17 का देखा जाए तो सेकंड के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 17 के बाद अगर देखा जाए तो 19 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि आधुनिक प्रिंटर की स्पीड, जो हमारा इस समय पे आधुनिक प्रिंटर यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो प्रिंटर चल रहा है, आधुनिक प्रिंटर की स्पीड की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? तो वो हमारा हो जाएगा दोस्तों पीपीएम का उपयोग किया जाता है। पीपीएम के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, आधुनिक प्रिंटर जो लेटेस्ट में हमारे प्रिंटर चल रहे हैं, इन प्रिंटरों की स्पीड को क्या किया जाता है? इस स्पीड की इकाई का मापने के प्रयोग में किया जाता है। किसके थ्रू मापा जाता है आधुनिक प्रिंटरों की इकाई मतलब स्पीड को? तो पीपीएम द्वारा मापा जाता है। दोस्तों आपको बता दूं पीपीएम होता क्या है, पीपीएम का फुल नेम जान लीजिएगा। इसका पीपीएम का अगर देखें तो फुल नेम होता है पृष्ठ प्रति मिनट होता है। क्या होता है दोस्तों? पृष्ठ प्रति मिनट इसका फुल नेम हो जाएगा पीपीएम का। तो ये इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग 19 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि इनमें से कौन से देश ने 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी? दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा 2018 में जो हमारा फीफा विश्व कप हुआ था तो वो किसने मेजबानी किया था? रूस ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? रूस हो जाएगा। और रूस में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि रूस में कौन सा संस्करण हुआ था, तो रूस में ये 21वां संस्करण हुआ था। दोस्तों कौन सा संस्करण हुआ था? ये था हमारा 21वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था दोस्तों? 21वां संस्करण था। अगर इसमें जाने दोस्तों कि इसकी ये जो हमारा फीफा वर्ल्ड कप था, इसकी मेजबानी करने वाला तो हमारा रूस था और इसका संस्करण कौन था? 21वां था। और अगर इसका पूछा जाए कि विजेता और उप विजेता कौन थे, तो दोस्तों यहाँ से अगर हम विजेता जाने तो विजेता इसका था दोस्तों कौन सा था? वो था हमारा फ्रांस था। कौन सा दोस्तों? यहाँ पे फ्रांस हमारा विजेता था। और फ्रांस कितनी बार जीत चुका है दोस्तों? 2 बार जीता है। 2 बार फ्रांस जीत चुका है। और उप विजेता अगर देखें तो उप विजेता कौन था दोस्तों? वो है क्रोएशिया था दोस्तों। कौन था? क्रोएशिया। ये हमारा क्या है? ये उप विजेता था। बस इतनी सी बातें आप इसके बारे में जान लीजिएगा, क्योंकि ये पिछले कुछ पेपरों में पूछा गया है कई बार। इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों? कहा गया कि इनमें से कौन से देश ने 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की है? तो मेजबानी करने वाला देश कौन था? रूस। और ये रूस में कौन सा संस्करण फीफा वर्ल्ड कप का खेला गया था? तो ये 21वां संस्करण खेला गया था। और पूछा जाए तो इसके विजेता कौन रहे? तो फ्रांस था। अब फ्रांस कितनी बार जीता है दोस्तों? 2 बार जीता है। और उप विजेता था हमारा क्रोएशिया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 21 के बाद अगर देखें तो 26 नंबर यहाँ पे दिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि 2011 में अपने भारत देश में जनगणना हुई थी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पूछा गया था कि सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो सबसे कम शहरीकृत राज्य यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे थर्ड के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 26 के बाद यहाँ पे 28 नंबर, और 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, शॉर्ट में अगर परंपरागत कृषि विकास योजना को बोलें तो PKVY बोला जाएगा, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया, कहा गया कि इस योजना के अधीन प्रत्येक किसान को बीजों, फसलों की कटाई और उपज की ढुलाई के लिए 3 वर्ष में 20,000 प्रति एकड़ की राशि प्रदान की जाएगी। फिर अगला कहा गया कि 3 वर्षों में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यानी कि 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे। फिर कहा गया है कि इसे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इसका शुभारंभ अप्रैल 2015 में किया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बन जाएगा कि यहाँ पे कहा गया कि 3 वर्षों में 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे सेकंड के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि जीपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कहा गया इसे रूस में विकसित किया है। फिर कहा गया पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। इसका पूर्ण रूप गैलीलियो पोजीशन सिस्टम है, ये गलत है दोस्तों। इसका पूर्ण रूप ग्लोबल प्लेसिंग सिस्टम है। तो दोस्तों आपको यहाँ बता दूं कि इसको रूस ने विकसित नहीं किया है, पहली बात तो ये गलत हो गई। दूसरा, ये जो अवरोध होगा जीपीएस का, ये पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक बड़े बड़े जो होते हैं
उन सब के होने पे क्या होगा, अगर ऐसे होता है तो ये जीपीएस के लिए अवरोध उत्पन्न करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं जीपीएस होता क्या है, जीपीएस ये आपको एक प्रकार से आपकी लोकेशन को ट्रेस करता है। क्या करता है दोस्तों, लोकेशन ट्रेस करता है। और इसमें बाधाएं कब कैसे आ सकती हैं, बड़े बड़े जो पर्वत होंगे या बिल्डिंग ब्लॉक होंगे उनके ये क्या होगा, उनकी वजह से इनके सिग्नल वीक हो जाएंगे, यानी कि बाधा बनेंगे। और दोस्तों अगर यहाँ पे जो बताया गया इसका जीपीएस का फुल नेम बताया है गैलीलियो पोजीशनिंग सिस्टम, तो ये गलत बोल दिया गया है। और फिर यहाँ पे ग्लोबल प्लेसिंग सिस्टम, ये भी गलत बोल दिया गया है। अगर आप इसका फुल नेम जानना चाहें मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है ग्लोबल, यहाँ पे ग्लोबल हो गया पोजीशनिंग, यानी कि POSITIONING पोजीशनिंग सिस्टम, SYSTEM, ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ये सेकंड के साथ ही क्वेश्चन राइट होगा, क्योंकि ये इसकी बाधाएं कौन बनेंगी, पर्वत बिल्डिंग ब्लॉक जो हमारे हैं इसके सिग्नल के लिए जीपीएस की बाधा बनेंगे। और इसका पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 30 का हमारा सेकंड के साथ ही क्वेश्चन राइट होगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कहा गया कि IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था, उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि उनका जो मुख्यालय है दोस्तों वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है क्वेश्चन पेपरों में। दोस्तों फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पे कहा गया कि IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था, इनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है दोस्तों, तो वो है वाशिंगटन डीसी में इनका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 36 नंबर, और 36 में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त थे। अब विष्णुगुप्त को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा इसका दूसरा नाम दोस्तों क्या है, चाणक्य भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, यहाँ पे चाणक्य कह सकते हैं, या फिर दोस्तों इसको कौटिल्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, कौटिल्य भी कहा जाता है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे, विष्णुगुप्त थे। विष्णुगुप्त का उपनाम चाणक्य या कौटिल्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 36 के बाद यहाँ पे अगर 38 नंबर देखा जाए तो 38 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि प्रत्येक वर्ष ... द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी किया जाता है। तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के द्वारा जारी किया जा सकता है, विश्व बैंक समूह के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। तो आपको बता दूं दोस्तों विश्व बैंक समूह द्वारा इसका क्या किया जाता है, प्रत्येक वर्ष में विश्व बैंक समूह के द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक जारी किया जा सकता है या जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 38 का हमारा सेकंड के साथ क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कहा गया कि सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये आपको बता दूं कि सारनाथ में स्थित है। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ पे स्थित है दोस्तों, सारनाथ में स्थित है। दोस्तों अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहेंगे तो आपको बता दूं कि सारनाथ में अशोक के वे जो स्तंभ, सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया उसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहा जाता है। अब फिर से दोस्तों आप समझ लीजिए कि ये सिंह चतुर्मुख होता क्या है, इसको सारनाथ में अशोक ने एक स्तंभ बनवाया था और उसी के शीर्ष भाग को यानी कि ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, सिंह चतुर्मुख कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें, सिंह चतुर्मुख स्थित स्तंभ कहाँ स्थित है, तो सारनाथ में स्थित है। इसको किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। दोस्तों किसने बनवाया था, इसका अशोक ने इसको बनवाया था। और इसके शीर्ष भाग को हम क्या कहते हैं, सिंह चतुर्मुख कहते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 40 के बाद अगर हमारा देखें अगला क्वेश्चन जो है 41 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला, महाराष्ट्र। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की अगर राजधानी देखें तो धर्मशाला होती है, और इसी प्रकार महाराष्ट्र की देखें तो महाराष्ट्र की जो राजधानी हो जाएगी उप राजधानी हो जाएगी नागपुर हो जाएगी। यानी कि नागपुर हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि उलट बांसी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है। तो दोस्तों ये उलट बांसी जो हमारा है वो कबीरदास जी हैं, जिनका एक विशिष्ट योगदान रहा है। उलट बांसी क्या है दोस्तों, उलट बांसी किस भक्ति कवि का एक विशिष्ट योगदान है, तो वो कबीरदास जी हैं। यानी कि 42 का अगर देखा जाए तो थर्ड के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 42 के बाद अगर अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे कौन सा नंबर है, यहाँ पे 43 नंबर में कहा गया कि कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया, कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, हमको असत्य बताना है दोस्तों। यहाँ पे कहा गया यह एक मीठे पानी की झील है, या कच्छ वासियों द्वारा बसाया गया है, या थार रेगिस्तान में मौजूद एक लवणी दलदल है, राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ आवास के लिए आते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, या एक मीठे पानी की झील है, यही हमारा क्वेश्चन असत्य है। ये ऐसा नहीं है कि दोस्तों वहाँ पे कच्छ में मीठे पानी की झील हो, ये गलत कहा गया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का हमको गलत बताना है कौन सा पॉइंट गलत है, तो यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी का और ये सारे पॉइंट हमारे सही हैं। इसमें कहा गया कि यह कच्छ वासियों द्वारा बसाया गया था, तो ये भी बात सही है दोस्तों, हाँ कच्छ वासियों द्वारा बसाया गया था। यह थार रेगिस्तान में मौजूद एक लवणी दलदल है, तो ये भी दोस्तों हमारा सही है। और राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ आवास के लिए आते हैं, तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो देखा जाए तो दोस्तों 43 का यहाँ पे फर्स्ट के साथ ही क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। असत्य पूछा तो हमने असत्य वहाँ पे जान लिया है कि 43 का फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 43 के बाद दोस्तों 47 नंबर देखा जाए तो इसमें पूछा गया कि भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो दोस्तों वो है हमारे मतलब शासक थे, जहांगीर थे। इन्हीं के आदेश पे मतलब क्या हुआ था, अंग्रेजों ने सूरत पे अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। तो वो मुगल शासक कौन थे दोस्तों, वो हैं जहांगीर है दोस्तों, जहांगीर। अब दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं कि साल 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज लेकर सूरत आया था, और इसके बाद कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में 11 जनवरी 1613 को खोला था। कब खोला था दोस्तों आपको बता दूं, 11 जनवरी 1613 को खोला था। फिर से आप सुन लीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि साल 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज लेकर सूरत आया था। विलियम हॉकिंस क्या हुआ था दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज को सूरत लेके आया था। इसके बाद उसने क्या किया था, मतलब जहांगीर से अनुमति ली थी, जहांगीर ने अनुमति दे भी दिया था, और उसने सूरत में अपना पहला कारखाना 11 जनवरी 1613 ईस्वी में ओपन कर दिया था। तो इस प्रकार से 47 का अगर देखा जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। दोस्तों वो है विटामिन ए की कमी से हमारा वर्णांता रोग होता है, और या फिर हमारी कमजोरी की हालत हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर देखें तो 49 का हमारा सेकंड के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों 49 के बाद अगर देखें तो हमारा यहाँ पे 51 दिया गया। 51 नंबर में कहा गया कि निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन, निम्नलिखित में से कहा गया है निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो योही ससाकावा, जेन एडम्स, हैरियट टबमैन, नेल्सन मंडेला। तो योही ससाकावा हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 51 का हमारा फर्स्ट के साथ क्वेश्चन राइट होगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 52 नंबर, और 52 नंबर हमारा यहाँ पे दिया गया, कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन में संबंधित प्रावधान शामिल हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कहा गया है कि अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 243। जिसका जो राइट आंसर बन जाएगा अनुच्छेद 243, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन में संबंधित प्रावधान शामिल है। तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 243 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 53 नंबर कहा गया कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्णित सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। दोस्तों ये सबको पता है कि सत्यमेव जयते हमारा कहाँ से लिया गया, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद भी कहीं कहीं मिल जाता है, और कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा होता है मुंडक उपनिषद भी लिखा होता है, कहीं कहीं पे मुंडकोपनिषद भी लिखा मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 53 का फर्स्ट के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर से दोस्तों आप लोग जान लीजिएगा
कि जो राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे जो उत्कीर्ण शब्द लिखा है सत्यमेव जयते, इसको कहाँ से लिया गया है दोस्तों? मुंडकोपनिषद या मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यानी कि 53 का देखा जाए तो फर्स्ट के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 53 के बाद अगर 54 नंबर देखा जाए तो 54 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो वो है रैमसे मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल, स्टैनली बाल्डविन और क्लीमेंट इटली। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था दोस्तों? तो क्रिप्स मिशन हमारा जो भारत आया था कौन से प्रधानमंत्री के आदेशानुसार आया था? तो वो है विंस्टन चर्चिल के, मतलब विंस्टन चर्चिल जो क्रिप्स मिशन भारत आया था वो है विंस्टन चर्चिल। हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 के बाद अगर देखा जाए दोस्तों 58 नंबर, तो 58 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि भारत और चीन के बीच स्थित कारकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? कौन सा दर्रा दोस्तों? यहाँ पे कारकोरम दर्रा पूछा गया, तो ये हमारा कौन सी पहाड़ी के नज़दीक है? तो ये है दोस्तों कारगिल के नज़दीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा फर्स्ट के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा वो दोस्तों हमारा कारगिल पड़ता है। कारगिल में ही हमारा ये दर्रा समझ में मतलब दिखेगा आपको। पठानकोट, तवांग, श्रीनगर और कारगिल, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कारगिल हो जाएगा। कारगिल में हमारा काराकोरम नाम का दर्रा वहाँ पे मौजूद है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 60 नंबर, और 60 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आए चक्रवात अम्फान का उद्गम स्थान कौन सा था? दोस्तों अभी हाल ही में पिछले वर्ष क्या हुआ था कि एक अम्फान नाम का बहुत बड़ा तूफान आया था, चक्रवात आया था, जो कि कहाँ से उत्पन्न हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में मई 2020 में ये अम्फान नाम का तूफान आया था, ये चक्रवात आया था। तो ये कहाँ से इसका उद्गम स्थान था दोस्तों? वो है बंगाल की खाड़ी से ये तूफान क्या हुआ था? उत्पन्न हुआ था। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? बंगाल की खाड़ी। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका फर्स्ट के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कुछ ग्रह होते हैं क्लॉकवाइज घूमते हैं, कुछ होता है एंटी क्लॉक घूमते हैं। तो यहाँ पे एंटी क्लॉक के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि जो हमारा दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, यानी कि क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज हमारा कौन घूमता है? वो शुक्र ग्रह है जो हमारा क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि दक्षिणावर्त। जो वामावर्त घूमता है उसको एंटी क्लॉक बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणावर्त घूमने की बात कही गई है दोस्तों, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 61 का फर्स्ट, यानी कि शुक्र ग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 61 के बाद अगर 62 यानी 63 देखें, 63 नंबर हमारा क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? तो माइकल फेल्प्स हैं, केटी लेडेकी हैं, मार्क स्पिटेज हैं या रयान लोचटे हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा माइकल फेल्प्स हैं। यानी कि जो हमारा किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो तैराकी में सबसे ज़्यादा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है? माइकल फेल्प्स। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 64 नंबर, और 64 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है, इसमें M का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ये जो हमारा OMR होता है, इसमें M का पूछा गया है, तो M का होता है दोस्तों मार्क होता है। क्या होता है दोस्तों? मार्क होता है। यानी कि मार्क ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों आप पूरा अगर OMR का पूरा नाम जानना चाहें तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। यानी कि यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ऑप्टिकल OP रिकॉग्नाइजेशन। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, यानी M का पूछा तो M का मार्क हो जाएगा। अगर O का पूछा जाए तो दोस्तों ऑप्टिकल हो जाएगा, R का पूछा जाए तो रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो इसका 64 का हमारा D के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया है हार्नबिल त्योहार का एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है, या भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो हार्नबिल एक प्रसिद्ध त्योहार है आदिवासियों का, वो भारत के कौन से पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो वो है नागालैंड में मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखें तो यहाँ पे 65 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? 65 का हमारा थर्ड के साथ ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि यह हर वर्ष
1 से 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये हार्नबिल जो त्यौहार है, हार्नबिल त्यौहार है, वो नागालैंड पे यानी कि कब से कब तक मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर से लेकर के 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ये त्यौहार मनाया जाता है। ये आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार है। तो इसका मनाने का तारीख क्या है, हर वर्ष 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ 65 के बाद अगर देखें 71 नंबर यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि नीति आयोग का गठन डॉट डॉट को किया गया था। दोस्तों आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था और इसके जो अध्यक्ष हैं, यानी कि कहा जाए अध्यक्ष, तो अध्यक्ष इसके कौन हो जाएंगे दोस्तों, अध्यक्ष जो हमारे मौजूदा में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। इसके क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी, यानी क्या हो जाएंगे, ये इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अगर इसका उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए दोस्तों, तो उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, इसका हो जाएगा उपाध्यक्ष दोस्तों आपको बता दूं कि डॉक्टर राजीव कुमार हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएंगे राजीव कुमार हो जाएंगे। तो अब दोस्तों ये कहीं कई बार पूछा गया है कि नीति आयोग जो है इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी होते हैं, यानी नरेंद्र मोदी हैं, यानी कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वही इसके हमारे मतलब अध्यक्ष हो जाएंगे। और उपाध्यक्ष पूछा जाए तो उपाध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजीव कुमार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे दिया गया है 72 नंबर, कहा गया कि पारा का सामान्य नाम क्या है। तो दोस्तों आपको बता दूं क्विक सिल्वर इस पारे का सामान्य नाम है। पारा का सामान्य नाम क्या है दोस्तों, क्विक सिल्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 72 का हमारा फर्स्ट के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 72 के बाद अगर हम देखें अगला क्वेश्चन कहा गया 73 नंबर में एनएसई का पूरा नाम अगर बोलें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। एनएससी का पूरा नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो ये एनएससी का पूरा नाम है। का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, आपको बता दूं कि एनएससी का जो मुख्यालय है दोस्तों वो हमारा मुंबई में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 73 का हमारा सेकंड के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है। दोस्तों आपको बता दूं सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। तो ये जो सोडा वाटर है, सोडा वाटर में गैस हमारी पाई जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 74 का हमारा फोर्थ के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पे कहा गया है 76 नंबर में कहा गया कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। दोस्तों कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो कान्हा टाइगर रिजर्व ध्यान रखिएगा दोस्तों कहाँ पे स्थित है, ये दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 76 का सेकंड के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 के बाद अगर 78 नंबर देखें तो 78 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत में इनमें से किस आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम फसल की कानूनी खेती करने की अनुमति दी गई है। तो वो है बीटी कपास, बीटी आलू, जीएम सरसों और बीटी बैगन। तो दोस्तों आपको बता दो बीटी कपास हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बीटी कपास में दिया गया फर्स्ट ऑप्शन में, तो 78 का हमारा फर्स्ट के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर से दोस्तों आप लोग जान लीजिएगा प्रश्न में क्या कहा गया कि भारत में इनमें से किस आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है दोस्तों, वो है बीटी कपास। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का हो जाएगा बिल्कुल राइट। 85 नंबर देखेंगे, कहा गया कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। प्रवाल भित्ति की बात कही गई है, वो हमारा कहाँ है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ, क्या नाम दोस्तों हमने बताया, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित कौन सा है, ग्रेट बैरियर, मैं लिखे दे रहा हूँ दोस्तों, ग्रेट बैरियर और यहाँ पे रीफ। ये क्या है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, पूर्वी तट पर स्थित है क्या, ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया की सबसे बड़ी और प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों यदि आपका किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप बहुत ही आसानी से जुड़ सकते हैं और अपने किसी प्रकार के डाउट को वहाँ भेजकर उस सोल्यूशन पर आप पा सकते हैं और अपने किसी प्रकार का अमूल्य सुझाव भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।